हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइस, मुझे फाइनली 6 मंथ्स हो चुके हैं जर्मनी में एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे आपको पार्ट टाइम जॉब्स में कौन सी नंबर की पार्ट टाइम जॉब चल रही है। मैं बहुत चेंज कर चुका हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। लिविंग एक्सपेंसेस मेरे को 6 महीने हो चुके, तो मुझे एक आइडिया लग चुका कि मंथली कितना लगता है। ठीक है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, मेरी सेकंड अकोमोडेशन है जर्मनी में। मैं एक ऑलरेडी अपना अपार्टमेंट चेंज कर चुका हूँ। तो बहुत सारी काम की चीज़ें आज की वीडियो में आपके लिए होंगी। करंटली मैं पोट्सडैम में हूँ। पोट्सडैम बर्लिन से आई थिंक 20-30 किलोमीटर दूर है। तो मैं बर्लिन जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बर्लिन का व्लॉग भी हो जाएगा एंड उसके अंदर इंटीग्रेटेड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा, राइट। तो आपको हर बार की तरह वीडियो एंड तक देखनी है एंड थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, अभी मैं पोट्सडैम हाउसबानों से बर्लिन हाउसबानों जा रहा हूँ और ये एस बार है यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे ना डॉइचलैंड टिकट होती है, ऑब्वियसली आपने बहुत सारी रील्स में आपने वहाँ पे देखा थी, बट मैं आपको एक ऐसी बताऊँगा जो डॉइचलैंड टिकट है वो 49 यूरोज़ की होती है। बट मैं और मेरा दोस्त शिवम, जो भी हम बर्लिन जा रहे हैं, हमने डॉइचलैंड टिकट ले रखी है 12 यूरोज़ की। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ आप कैसे बाय कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो द एंड इज़ कि मैं 12 यूरो वाली टिकट हमने ली है एंड हम पूरे जर्मनी में घूम सकते हैं। तो ये ट्रैवलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को आपको टिप देती है, 14 की जगह 12 यूरो वाली ले सकते हो। और अभी शायद इस वाली ट्रेन में मेरे को लगेगा टाइम 20-25 मिनट लगेगी। सबसे अच्छी बात डॉइचलैंड टिकट की है, आप पूरे जर्मनी घूम सकते हो उसमें। जो मैंने 12 यूरो की टिकट ले रखी है उसमें पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो। तो गाइज़, आई एम इन बर्लिन राइट नाउ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इस टाइम हूँ कहाँ पे। मैं बर्लिन के ब्रेंडेनबर्गर डोर के सामने खड़ा हूँ अभी। ये डोर की हिस्टोरिकल मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ तो जब जर्मनी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी डिफरेंस मतलब अलग अलग थे, तो ये डोर आता था बीच में। जब नवंबर 9, 1989 को डिफरेंस हटा इनका और यूनिफाइड हुआ जर्मनी, तो इसी डोर को एक कहा जाता है सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ पीस। इस साइड इसके ईस्ट बर्लिन था, इस साइड मैं खड़ा हूँ। तो जब ये डोर पहले होता था तो इस साइड ईस्ट जर्मनी होता था एंड उस साइड वेस्ट जर्मनी होता था। तो जब ये डोर यूनिफाइड हुआ जब जर्मनी एक साथ, तो इस डोर को सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ पीस कहा जाता है। और अगर आप जर्मनी में जब भी आओगे तो आपको इस डोर को देखने आना ही आना है। तो गाइज, अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। पार्ट टाइम जॉब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँ तो मैं अभी करंटली मैं थर्ड पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ अपनी जर्मनी में। मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं आके एंड सीधी सी बात है, जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आता काम करके, आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। जो मैं अपना एक्सपीरियंस है अभी आपको बताऊंगा। मेरी फर्स्ट जॉब थी डोमिनोज़ में, मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया। वहाँ पे मेरी जॉब थी बेकर प्लस डिलीवरी गाय, दोनों थी। एंड वहाँ पे जो रीज़न था मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो भी मेरे को बनानी है। तो मैंने पहली जॉब मेरी डोमिनोज़ की थी। उसके बाद मैंने 2 वीक्स मैंने काम किया एक वेयर हाउस कंपनी में, मेरी फुल टाइम जॉब थी। थोड़ा काम मेरे लिए वहाँ पे थोड़ा हेक्टिक हो गया था, तो मैंने वहाँ से भी छोड़ दी। एंड थर्ड जॉब मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं फ्लिंक में कर रहा हूँ। ये भी वेयर हाउस जॉब है, बट एज़ कम्पेयर टू माई सेकंड जॉब यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है, उतना हेक्टिक माहौल नहीं है और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी थर्ड जॉब कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढना मुश्किल होता है, अगर आपके मन में है ढूंढनी तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एंड अब मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, मेनली आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं। पहले तो आपका वर्क वीज़ा। अब अगर आप अभी आपको 6 महीने या 1 साल का वीज़ा मिला है ना, आप इंस्टेंटली इंडिया से आए हो, तो आपके पासपोर्ट पे होगा वीज़ा। अगर आपको रेजिडेंस परमिट अभी नहीं मिला है तो आपके उसमें लिखा होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब 240 हाफ डेज एंड 120 फुल डेज आप कर सकते हो। तो वो रिक्वायर्ड है आपको जॉब करने के लिए। यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। आपकी टैक्स आईडी क्या होती है? टैक्स आईडी के लिए आपको कहीं कुछ नहीं जाना, कहीं कुछ भी नहीं करना। जब आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे आके, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक टैक्स आईडी असाइन हो जाएगी एंड आपको जो ब्यूरोक्रेट ब्यूरो होता है, जो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन करता है या जो भी आपका रात हाउस होता है, वो आपको आपकी टैक्स आईडी बाय पोस्ट आपको आपके घर पे भेज देंगे। तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं आपको जॉब के लिए जो नेसेसरी होती हैं। फिर आती है जॉब ढूंढनी कहाँ पे है। तो या तो आप खुद कांटेक्ट कर सकते हो कंपनीज़ को, या आप यहाँ पे ना एजेंसीज़ होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं। आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो एंड वो आपको जॉब बताएंगे कि उनके पास अवेलेबिलिटी है। तो आपको कॉल करके इमीडिएटली आपको बता देंगे कि यहाँ पे जॉब है, ये जॉब है, वेयर हाउस में जॉब है। यूजुअली वो ऑड जॉब्स ही होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपको जर्मन आती है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जर्मन नहीं आती है तो आप इन एजेंसीज़ के पास जा सकते हैं एंड ये फिर आपको बताएंगे कि कहाँ क्या क्या जॉब है। और उनके लिए ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं जो आपको उनको प्रोवाइड करवाने होते हैं एंड फिर वो आपको जॉब ढूंढ के दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि भाई आपका टैक्स आपको पे करना है। अगर आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, मोर देन अगर आप 540 यूरोज कमा रहे हो, अगर आप 540 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो किसी महीने में किसी जॉब से पार्ट टाइम जॉब करके, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना पे करना है वो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बताना, जो मेरे को मेरे एम्प्लॉयर्स ने बताई है, अभी जो मैं करंट जहाँ पे काम कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि ईयर एंड पे, क्योंकि जर्मनी का फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, तो आप ईयर एंड पे या नए ईयर के स्टार्टिंग में जाके आप अपनी एक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। और आपने जितना भी टैक्स ईयर में अपना पे किया है वो आप क्लेम बैक कर सकते हो एज यूजुअल जो आप इंडिया में करते हो। तो ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि यार आपने टैक्स पे करा है बट आप उसको सारा का सारा वापस ले सकते हो।
तो गाइज इस टाइम अभी हम हैं जो पहले के टाइम पे होता था वेस्ट जर्मनी। अभी हम यहाँ पे ब्रांडेनबर्गर डोर आपने देख लिया, तो मैं इस साइड खड़ा हूँ, पहले मैं उस साइड खड़ा था, राइट। वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इस पॉइंट में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारी आपको बातें बता चुका हूँ, तो आज की बात मैं सिर्फ एक चीज़ से शुरू करूँगा। अगर आपको जर्मनी में आना है एंड अगर आप सोच के आ रहे हो जर्मन सीखनी है, तो A1 A2 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम आपको B1 चाहिए ही चाहिए। एंड जस्ट नॉट ऑन द पेपर्स, रिकॉर्ड में नहीं चाहिए कि भाई आपने B1 का पेपर दिया है एंड आपके पास मार्क्स हैं तो आप वो क्लियर कर सकते हो, नहीं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक्सपीरियंस से। मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडिया से आया था, राइट। एंड उसका एक यहाँ पे फ्रेंड कह लो या ब्रदर कह लो, रिलेटिव कह लो, वो यहाँ पे ही वर्क करते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ की कहानी नहीं है, कहीं और की, बट उसने मेरे साथ शेयर की थी। तो उसके ब्रदर यहाँ पे रहते हैं, उनको पूरी जर्मन आती है। तो वो इंडिया से आया, तो वो A2 या B1 सीख के आया था। वो मतलब आप कह लो B1 उसने सीख ली थी इंडिया में, एंड वो यहाँ पे आया। तो जब वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने गया, और अपने भाई के साथ गया था वो, तो उसने अपने भाई को बोला कि मैंने सीखी हुई है जर्मन, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद कॉन्टैक्ट करूँ जर्मन बैंक वालों से, मैं खुद अपना अकाउंट ओपनिंग की बातें करूँगा। तो जब उसने बैंक वाले उसके साथ आए, उसका फॉर्म वॉर्म लेके आए, तो उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई। वो कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाया। सीख के आया था वो, लेकिन उससे कम्युनिकेट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मैं इस एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी आती है ना, आप कोशिश करो आप यहाँ पे बोलना। एक सेइंग है यार कि अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे, हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, स्पीकिंग जर्मन गोज अ लॉन्ग वे इन फ्रंट ऑफ जर्मन्स। अगर आप कोशिश करोगे जर्मन बोलने की, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो लोग देखेंगे कि यार ये कोशिश कर रहा है एटलीस्ट जर्मन बोलने की, राइट। तो आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए। एग्जाम्पल इंडिया में यार, अगर आप कोई बाहर से इंडिया में आ रहा है एंड वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग तो वैसे ही वार्म वेलकमिंग होते हैं इतने, बट फिर भी आपको अच्छा लगेगा कि यार ये ट्राई कर रहा है एटलीस्ट जर्मन बोलने की। तो आपको जर्मन बोलने की कोशिश करनी है, एंड आपको जितनी भी आती हो आपको फ़ायदा ही देगी वो चीज़। तो गाइस अब एक बात आती है, जो स्टूडेंट्स इंडिया से सीख के नहीं आए एंड अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको जर्मन सीखनी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी, या उनसे भी जिन्होंने इंडिया से सीखी है बट उनको प्रैक्टिस करनी है विद जर्मन्स। तो सबसे पहले तो आपको कोई जर्मन ढूंढना है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बोलना बहुत आसान है, लेकिन फ्रेंड्स इतनी आसानी से ये जर्मन्स बनते नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पड़ेगा, एंड वो एकदम से आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ ना बोलने में बहुत आसान होती है, लेकिन करने में मुश्किल होती है। तो मैं वो नहीं बोलूँगा कि आप फ्रेंड बनाओ आके जल्दी से जर्मन बोलना सीखो। अगर आपको कोई फ्रेंड बन रहा है तो भाई वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे जर्मन से, एंड सिर्फ आप एक जैसे शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पे ही बात कर पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ। यहाँ पे ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप जर्मन सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोकहोकशुले, वहाँ पे ना ये लोग स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं, एटलीस्ट 50% का आपको मिलेगा। एंड वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, B1 का होता है, B2 का, A1 A2 सारे होते हैं, एंड अलग से B1 का ग्रामर का होता है, B1 का स्पीकिंग का होता है, अलग अलग। एंड मैक्सिमम उसका आपको 100 से 150 यूरोज ही देने पड़ेंगे एज अ स्टूडेंट। मैं डिस्काउंट लगाने के बाद आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपको करने का मन है ना, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जर्मन। अगर आपको बोलनी है, आपको फ़ायदा ही होगा उस चीज़ का। तो गाइस अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। कितने लिविंग एक्सपेंसेस एज अ स्टूडेंट आपके जर्मनी में हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो मेरे पीछे क्या है, ये बर्लिन का डोम है। एंड अगर आप फिर बर्लिन आ रहे हो तो आपको यहाँ पे घूमने आना ही आना है। ज़्यादा तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की है, बट एक दो इन्फॉर्मेशन है। ये फेमस डोम है बर्लिन में, जर्मनी की। एंड इसकी जो शुरुआत थी बिल्ड होने की 1500 से इसकी जाती है, मतलब जो डेट है 1500 से आप मतलब हिसाब लगा सकते हो जब से शुरू है। बाकी आप गूगल पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। एज अ स्टूडेंट आप कितने लिविंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेंट की बात करते हैं, रेंट से शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आपका वही होता है। तो आपका रेंट, आपका हर सिटी में डिफरेंट रेंट होता है, डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट रेंट। बर्लिन, आपका म्यूनिक, आपका फ्रैंकफर्ट, आपका ड्यूसलडोर्फ, यहाँ पे आपका रेंट बहुत ज़्यादा पाएगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, बट आपका रेंट बहुत ज़्यादा पाएगा। जो आप जब आप अपने फ्रेंड से बातचीत करोगे जो छोटी सिटीज़ में रहते हैं, उनके कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे होगे, राइट। तो एक रेंट का मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, 250 टू 400 या 450 यूरोज़ पर मंथ आप सिर्फ रेंट के मान सकते हो। अब ये रेंट आपका वार्म रेंट होता है। वार्म रेंट मतलब वार्म रेंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी और आपकी हीटिंग इंक्लूडेड होती है मोस्टली जगह पे। मतलब ये रेंट, ये आपको खर्चा देना है, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इंक्लूड होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह पे ये वार्म रेंट नहीं होता, आपको कोल्ड रेंट बोलेंगे। कोल्ड रेंट मतलब हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंट आपको 250 टू 450 आप मान लो। फिर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड 130 यूरोज होता है, सबका इतना होता है, 120 और 130 के बीच में ही होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चा होता है ग्रोसरीज का होता है। ग्रोसरीज का एवरेज है आपका 150 टू 200 यूरोज। इससे कम भी आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आपके पर्सनल है वो। बट मोस्टली स्टूडेंट्स का 150 बिटवीन 200 अच्छे से चल जाता है। मतलब जो कहते हैं ना बढ़िया से आप खा रहे हो, मतलब
खरीद के ला रहे हो, हफ्ते में आप 2 दिन जा रहे हो छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए, तब मैं कह रहा हूँ आपका 150 to 200 आपका चल जाएगा। फिर आपका होता है इंटरनेट और आपका जो फ़ोन का इंटरनेट, फ़ोन के चार्जेस होते हैं बहुत महंगा है यहाँ पे। तो आप 20-20 यूरो मान के चलो दोनों के, 20 यूरो आपका फ़ोन का खर्चा मिनिमम एंड आपका 20 यूरो आपका वाईफाई का। फिर आपका आता है रेडियो टैक्स। रेडियो टैक्स 18 यूरोज़ होता है जर्मनी में, वो देना ही देना होता है, मैंडेटरी होता है। अगर आप रेडियो नहीं भी सुन रहे तब भी आपको देना ही देना है। तो अगर आप सिंगल रूम अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपको 18 यूरो पूरा देना है। लेकिन आप शेयर्ड में रह रहे हो तो आप तीनों शेयर करोगे 6-6-6। अगर 2 रूम का है तो आप 9-9 शेयर करोगे। तो टोटल आपको 18 यूरो एक अपार्टमेंट के जाने ही जाने हैं। तो ये सब आपके खर्चे होते हैं एंड आप एवरेज मान सकते हो 700 यूरोज़ तक आप एवरेज मान सकते हो आपका खर्चा हर महीने का होगा ही होगा। अब फिर वही बात है, बड़ी सिटीज़ में कितना ज़्यादा होगा, तो ये कोई यूनिवर्सल वीडियो नहीं है, यूनिवर्सल खर्चा नहीं है। बड़ी सिटीज़ में आपका बड़ा खर्चा होगा एंड जो एवरेज सिटीज़ होती है वहाँ पे आपका ऑब्वियसली खर्चा कम होगा। तो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है, मतलब मैं इसको इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 से 7 महीने हुए हैं और मैं सोचा था कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। बट मैंने जिनसे बात करी यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ का हर जो सिस्टम है ना वो लेट लतीफ़ है। मैं लिटरली इस पॉइंट का नाम लेट लतीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बोलने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वर्ड बोले हुए, बट लिटरली ये है। अब किस किस चीज़ में, मैं कोई आपको यहाँ पे डिमीन नहीं कर रहा जर्मनी को। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में इतना टाइम लग जाएगा। ये इनको पता नहीं, इनको पेपर वर्क इतना, इससे इतना प्यार क्यों है। आपका जो आप यहाँ पे शुरुआत में जब आपका सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका जो सारी चीज़ें होती है ना उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। फिर आपका आता है अकोमोडेशन, आपको यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है। और ये भी उस लेट लतीफ़ वाले पॉइंट के अंदर आता है। आपको एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप यहाँ पे भाई जॉब ढूंढ रहे हो। यहाँ पे जॉब ढूंढना आसान है एज कम्पेयर टू अकोमोडेशन। एंड ये तो सीधी सी बात है, इनके जो सारा का सारा बिजनेस है ना अकोमोडेशन, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का है, वो इनका ना स्टूडेंट्स पे ही टिका हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं या मतलब जो इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं वही रेंट पे रहते हैं ज़्यादातर। तो अब ये उन्हीं के लिए ही सफिशिएंट हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका रेंट इतना ज़्यादा होता है। अब आप ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप वेगे गेस्टुट पर सर्च कर सकते हो, आप इमोबिलियन स्काउट, इमोबिलियन 24 एंड आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो आपको कैसे कैसे ढूंढनी है। बट आपको सबसे पहले आपको ट्राई करना है आपको यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में ढूंढने का। एंड अगेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मिनिमम 6 महीने या 1 साल की वेटिंग लिस्ट वहाँ पे होती है। अगर आप जर्मनी का अभी आपने सोचा ही है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप मतलब सुन के आप हैरान हो गए। बट यहाँ पे अकोमोडेशन इज़ अ रियल क्राइसिस। जॉब ढूंढनी यहाँ पे आसान है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आसान है। सबसे मेन यहाँ पे अकोमोडेशन मिलने में आपको बहुत देर होगी। फिर ब्यूरोक्रेसी अगेन बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको यहाँ पे 6 महीने हो गए, आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो आप भूल जाओ कि आपको रेजिडेंस परमिट ऑन टाइम मिलेगा। मतलब दिमाग से निकाल ही दो, आपको कम से कम 2 से 3 से 4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभार जल्दी हो जाता है, मेरा जल्दी हो गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने जल्दी कैसा हुआ, मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा क्योंकि मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई थी रेजिडेंस परमिट के लिए एंड मेरा 10 दिन के अंदर अंदर मेरा रेजिडेंस परमिट आने वाला है 2 साल के वीज़ा के साथ। तो उसकी वीडियो में मैं अलग बताऊंगा। लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं मेरे जो क्लोज, मेरी जिनके साथ उठना मेरा रोज उठना बैठना है, उनको अभी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, उनको फिक्शनल वीज़ा आया है। फिक्शनल वीज़ा होता है जब तक आपको रेजिडेंस परमिट इशू नहीं होता तो आपको फिक्शनल वीज़ा इशू होता है 3 से 4 महीने का, तो उसको वो है। बट जो मैं इसको कवर अप करूँ ना, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। एंड अभी यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पुलिस है ये, और पुलिस अब यहाँ से जाती है। मेरी आवाज़ आपको अभी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, आई डोंट नो, बट पुलिस की गाड़ी अब जा चुकी है। और पुलिस की गाड़ी का ये सीन यहाँ पे एम्बुलेंस की तरह है, ये लोग कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, रॉन्ग लेन कैसी भी लेन कहीं से जाएंगे। अलग चीज़ आपके लिए एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बताई। बट अगेन वही वाली बात है यार, आपको ये चीज़ें ना बिफोर हैंड करके चलनी है। अकोमोडेशन तो आप सोच के चलो, अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो आप जर्मनी आने का डिले करो। आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन यार अकोमोडेशन को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, सबसे ज़्यादा आप उसको इंपॉर्टेंस दो यहाँ पे आने से पहले के लिए। एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है, माइंडसेट बना के आओ। कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे आपको जर्मनी में आने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होने में। उसके बाद आप जॉब ढूंढ सकते हो, उसके बाद आप बाकी काम कर सकते हो। तो गाइस लास्ट पॉइंट इज कल्चरल शॉक। मैं आपको कल्चरल शॉक्स बताता हूँ जो यहाँ पे, जो मेरे को यहाँ पे 6 महीने अपने 7 महीने में मेरे को रह के यहाँ पे पता चले हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे पब्लिक में ड्रिंकिंग लीगल है। आप बियर, अल्कोहल कुछ भी आप यहाँ पे पब्लिक में ड्रिंक कर सकते हो लोगों के बीच में। इंडिया में आप ड्रिंक नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये ऐसा कल्चर है, आप यहाँ पे बैठ के आप बियर पी सकते हो लोगों के बीच में। इनफैक्ट आप ट्रेन्स के अंदर भी बियर पी सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस है ना वो बदतर है। मैं आपको लेट लतीफ़ वाला पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे कस्टमर सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मेरा मैं वाईफाई का ऑलरेडी व्लॉग डाल चुका हूँ। मेरे को 1.5 महीना हो चुका है, मेरा वाईफाई कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है। O2 कंपनी ने लगाना था मेरा, एंड मैं ऐसा कोई डिफेम नहीं कर रहा कंपनी को, जो है वो है। मेरा 1.5 महीने से वाईफाई नहीं लगा है एंड वो 2 बार आ चुका है टेक्नीशियन। पहली बार तो वो आया ही नहीं, उसने बोल दिया मैं आया था, आप लोग घर पे नहीं थे, एंड दैट वाज कम्प्लीटली लाई। सेकंड टाइम वो आया, वो बोला कि यहाँ पे तो तार ही नहीं है O2 की।
मतलब वो बंदे खुद वाईफाई लगाने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं O2 की तार ही नहीं है यहाँ पे, मतलब उनका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। मैं इसी से बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे वाईफाई मतलब जो कस्टमर सर्विस है वो वर्स्ट है। किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन, अगर आप अपने लैंडलॉर्ड को बोलोगे आपकी कोई दिक्कत है, तो 2 वीक आप मान के चलो कम से कम उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज खराब हो गया, आप अपने लैंडलॉर्ड को बोलोगे मेरा फ्रिज खराब हो गया, तो मिनिमम 7 से 10 दिन या 2 वीक तक आपका वो डिसीजन लेने में ही लगा देगा कि क्या करना है इस चीज़ का, राइट। एंड ये इसलिए नहीं है कि आपको जर्मन नहीं आती है, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो इनका रवैया है, ये जर्मन्स के साथ भी है। इसका ये ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ है, इमिग्रेंट के साथ है, या जो जर्मन नहीं बोलते उनके साथ है, ये सबके साथ ऐसा ही है। अब गाइस यहाँ पे जो खाना है, यहाँ की सब्जियाँ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। मैंने जर्मन से भी बात करी है, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रेशनेस इतनी ज़्यादा होती है, या तो यहाँ पे ये लोग ना वो चीज़ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं सब्जियों के ऊपर। जो यहाँ पे जो फ्रोज़न होती है वो तो अलग बात है, लेकिन जो रियल आपकी, जैसे आप आलू लेके आ रहे हो, आप प्याज लेके आ रहे हो, मैक्सिमम 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता आप उनको यूज़ करो, उससे ज़्यादा आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको अलग से दिखने लगा कि ये सब्ज़ी खाने लायक नहीं है। इंडिया में सब्जियाँ काफ़ी दिन चल जाती थी, बाहर भी, यहाँ पे तो फ्रिज के अंदर भी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। लास्ट इज़ कैश कल्चर। यहाँ पे ना ये कैश का बहुत सीन है। एंड मैं मतलब इंडिया में यार देखो यूपीआई चलाने की आदत थी, यूपीआई, गूगल पे, आपको जो भी पेटीएम चलाना है आप चला सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कैश आपको हर टाइम अपने पास रखना है, मिनिमम 50 यूरोज़, कम से कम 50 यूरोज़ हर टाइम आपको अपने पास रखना है। मॉल्स वगैरह में, आपको शॉप्स वगैरह में कार्ड चल जाता है, लेकिन पता नहीं यार, वो लोग कहीं पे भी बोल सकते हैं कि कैश ही चाहिए उनको, तो कैश आपको हर टाइम आपके पास यहाँ पे होना ही चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना 6 महीने का एक्सपीरियंस एक वीडियो में निचोड़ के आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है लिविंग इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट, अगर आप अभी पैकिंग कर रहे हो, आप अपना डिसाइड करा है जर्मनी में आने के लिए, एंड आपको कुछ चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिल रही हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, खुश होऊंगा आपको वो हेल्प करने के लिए। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी स्टडीइंग इन जर्मनी से रिलेटेड, एपीएस से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, माय हैंडल इज़ जर्मनी वाला, एंड आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हो कोई आपको दिक्कत है। नाउ आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर 6 मंथ्स वीडियो, एंड एक्सपीरियंस मैंने आपको ऑलरेडी अपना बता दिया है। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो यार बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सबको, जर्मनी आओ पढ़ने के लिए, बट इन चीज़ों का भी अपना ध्यान रखो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।